इंसान पिछले 200 सालों से इंडस्ट्रियल स्केल पे स्टील बना रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि इतने समय में हमने इस तरीके को परफेक्ट कर लिया होगा। इस प्रोसेस में और कोई चेंजेस के लिए जगह ही नहीं होगी। फिर भी स्टील मेकिंग में एक बहुत बड़ा और ड्रामेटिक शिफ्ट आ रहा है। ये एक ऐसा चेंज है जो हम पिछले 70 इयर्स में कभी भी कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा अब कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि स्टील जैसे फाउंडेशन लेवल के इंडस्ट्री में एक शिफ्ट पूरे सप्लाई चेन को अफेक्ट करेगा। हमें रिसेंटली एमके का एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मिला जो इस चेंज के कारण अफेक्ट होने वाले एक इंडस्ट्री की बात करता है, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स के मैन्युफैक्चरर्स। ये सुनने में बहुत छुपा हुआ और अननोन इंडस्ट्री लग सकता है, लेकिन ये स्टील के ग्रीन ट्रांजिशन का एक जरूरी हिस्सा है और शायद इस इंडस्ट्री में अब एक बड़ा चेंज आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें आयरन मेल्ट करने के लिए एनर्जी कैसे मिलता है। फिर हम इलेक्ट्रोड्स का इंपॉर्टेंस समझेंगे। इसके बाद हम रॉ मटेरियल शॉर्टेज का स्टील इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट भी समझेंगे। एंड में हम इलेक्ट्रोड्स के पिछले शॉर्टेज के बारे में भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें आयरन पिघलाने के लिए एनर्जी कहां से मिला। लगभग 180 साल पहले हेनरी बेसेमर नाम के एक इंग्लिश इन्वेंटर ने बेसेमर प्रोसेस को पेटेंट किया। यह आयरन से स्टील बनाने का एक सस्ता तरीका था। यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। दुनिया में पहली बार हमारे पास स्टील मास प्रोड्यूस करने का एक तरीका था। रेल रोड्स, टेलीग्राफ लाइन्स, स्काई स्क्रेपर्स और कई और मॉडर्न दुनिया के बिल्डिंग्स अब बनाने मुमकिन हो गए थे। आज तक दुनिया का ज्यादातर स्टील इसी तरीके से बना है। यह तरीका ब्लास्ट फर्नेसेस और बहुत सारे हीट का यूज करता है। सबसे पहले आयरन ओर और कोकिंग कोल के मिक्सचर को बहुत सारी गर्म हवा से ब्लास्ट किया जाता है। इससे आयरन का एक पिघला हुआ और कार्बन रिच स्लरी बनता है। फिर इस पिघले आयरन को गर्म ऑक्सीजन से ब्लास्ट किया जाता है, जिससे इसके इम्प्योरिटीज और एक्स्ट्रा कार्बन जल जाते हैं। यह है हेनरी बेसेमर के स्टील बनाने का प्रोसेस। अब जाहिर सी बात है कि इतनी गर्मी के लिए बहुत सारे फ्यूल की जरूरत होगी, इसलिए ब्लास्ट फर्नेसेस फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करते हैं। इनसे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। हर टन स्टील के लिए लगभग 2 से 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और तो और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे लगातार चलते रहना होता है। ब्लास्ट फर्नेसेस को कभी बंद नहीं किया जा सकता। ये एक मैनमेड वोल्केनो जैसा होता है जो सालों तक चलता रहता है। अगर इसे बंद किया जाता है और ठंडा होने दिया जाता है तो इसके अंदर का सारा पिघला हुआ स्टील जम जाएगा, जो फर्नेस में फंस जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पूरे फर्नेस के अंदर के पार्ट्स को रिप्लेस करना होगा। लेकिन 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से हम एक नए तरीके से स्टील बना रहे हैं। इसे स्क्रैप स्टील से बनाया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फर्नेसेस का यूज किया जाता है, जिसके लिए फॉसिल फ्यूल्स की जगह हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। इस तरीके में स्क्रैप स्टील का एक पाइल बनाया जाता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स लटकाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स ग्राफाइट के जाइंट टावर्स होते हैं, जिनकी हाइट किसी एवरेज इंसान की दुगनी होती है। इन टावर्स में बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल करंट्स पास किए जाते हैं, जो 10,000 से 15,000 एम्पियर के हो सकते हैं। इतने हाई लेवल्स पे बिना वायर्स के ही करंट इन इलेक्ट्रोड से जंप करता है और स्क्रैप स्टील्स तक आर्क में पहुंच जाता है। इलेक्ट्रोड्स और स्टील के बीच की हवा प्लाज्मा बन जाती है। इसका टेम्परेचर 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी गर्मी से स्क्रैप स्टील को पिघलाया जाता है। इलेक्ट्रिक फर्नेसेस से बहुत कम कार्बन रिलीज होता है। ये ब्लास्ट फर्नेस से रिलीज होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का बस 10% होता है। ये ग्रीन ट्रांजिशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ब्लास्ट फर्नेसेस की तरह इन्हें लगातार चलाकर नहीं रखना पड़ता। इन्हें जब चाहे तब बंद किया जा सकता है। और तो और जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी, ये तरीका भी कॉस्ट इफेक्टिव होता जाएगा। हम इस टेक्नोलॉजी को ओर्स पे यूज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे हम सिर्फ स्क्रैप स्टील तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। मतलब ये टेक्नोलॉजी कहीं जाने तो नहीं वाली। आज इलेक्ट्रिक फर्नेसेस दुनिया के टोटल स्टील प्रोडक्शन में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। टाटा स्टील से आर्सेलरमित्तल जैसे मेजर स्टील मेकर्स इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। एमके के हिसाब से ये ट्रेंड अब और तेजी से बढ़ेगा। 2030 तक ग्लोबल स्टील का 40% ये टेक्नोलॉजी यूज करेगी। लेकिन इन फर्नेसेस को एक मटेरियल की बहुत जरूरत होती है और वो है ग्राफाइट। ग्राफाइट में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो इसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतना जरूरी बनाता है। जैसे ये कई हजारों एम्पियर का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और 3000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर्स भी सहन कर सकता है। जिन टेम्परेचर्स में ज्यादातर इंडस्ट्रियल मेटल्स पिघल जाते हैं, उन टेम्परेचर्स में ग्राफाइट और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज करेगा, उसके लिए ग्राफाइट बहुत जरूरी है।
इसीलिए एमके के रिपोर्ट ने ग्राफाइट को स्टील का गेट कीपर कहा है। इन इलेक्ट्रोड्स का मार्केट एंटर करना बहुत मुश्किल है। एक मिड साइज फैसिलिटी को भी सेटअप करने में $250 मिलियन लग सकते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और तो और हाई टेम्परेचर्स पे रॉड्स की क्वालिटी खराब होने पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कस्टमर्स मैन्युफैक्चरर्स को 2-3 साल के लंबे क्वालिफिकेशन प्रोसेसेस से पास करने के बाद ही इनसे इलेक्ट्रोड्स खरीदते हैं। इसलिए पूरे इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन की तरफ एक कांस्टेंट पुल रहता है। इंटरेस्टिंगली, इंडिया इस इंडस्ट्री में एक जरूरी प्लेयर है। दुनिया के 2 सबसे बड़े ग्राफाइट इलेक्ट्रोड मेकर्स HEG लिमिटेड और ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड यहीं बेस्ड हैं। इनफैक्ट HEG दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइड ग्राफाइट इलेक्ट्रोड फैक्ट्री ऑपरेट करता है। दोनों कंपनीज मिलकर हर साल लगभग 2 लाख टन ग्राफाइट इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चाइना को हटा के ग्लोबल कैपेसिटी का लगभग 40% है। पिछले कुछ साल इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। मार्केट कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग थे। इस प्रेशर के कारण अगर कोई फैसिलिटी स्ट्रक्चरली वीक थी या इसे हाई कॉस्ट से डील करना पड़ता था तो ये सीधा मार्केट से निकल ही जाती थी। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में लगभग 1.5 लाख टन कैपेसिटी मार्केट से एग्जिट कर चुका है। एमके इसे एक डार्विनियन रीसेट कहता है, जहां मैन्युफैक्चरर्स में एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंपटीशन शुरू हो गया था। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, जो एंटिटीज अभी भी बचे हैं वो लीन और डिसिप्लिन थे, जिसके कारण वो इस डिफिकल्ट टाइम में सर्वाइव कर पाए। एमके के हिसाब से ये साइकिल अब बदल सकता है। लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल शॉर्टेज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए, खासकर कि बड़े फर्नेसेस में यूज होने वाले अल्ट्रा हाई पावर इलेक्ट्रोड्स के लिए नीडल कोक की जरूरत होती है। ये कार्बन मटेरियल का एक स्पेशल और बहुत प्योर टाइप होता है। इलेक्ट्रोड्स बनाने में खर्च होने वाले पैसों का 60% नीडल कोक खरीदने में ही जाता है। नीडल कोक पेट्रोलियम प्यूरिफिकेशन और मेट कोक प्रोडक्शन का एक बाई प्रोडक्ट है। जब इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है तो इसका कार्बन ऐसा दिखता है जैसे ये लंबे पतले नीडल्स के पैटर्न्स में अरेंज्ड हो। इसीलिए इनका नाम नीडल कोक होता है। ये पैटर्न इसलिए होता है क्योंकि नीडल कोक में कार्बन लेयर्स बहुत ऑर्डरली तरीके से सेट होते हैं। इसके कारण इसे एक यूनिक प्रॉपर्टी मिलती है, ये गर्म होने पे बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। इसीलिए नीडल कोक से बनने वाली चीज़ें रूम टेम्परेचर से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर से बिना टूटे डील कर सकती है। इसी पैटर्न के कारण ही ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की तरह ही नीडल कोक का मार्केट भी कुछ स्पेशलिस्ट प्लेयर्स तक ही लिमिटेड है। इसके कारण इसका सप्लाई रिजिड हो जाता है, भले ही डिमांड कितनी भी तेजी से बढ़ रही हो। ट्रेडिशनली नीडल कोक का 55 to 65% ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स में जाना चाहिए, लेकिन फिर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ एक ग्लोबल शिफ्ट आया। लिथियम आयन बैटरीज में इलेक्ट्रोड्स के लिए ग्राफाइट की जरूरत होती है और ईवीज में यूज होने वाले हाई क्वालिटी बैटरीज को ग्राफाइट के हाईएस्ट क्वालिटी की जरूरत होती है, जो नीडल कोक से बनता है। मतलब नीडल कोक का डिमांड बस ग्राफाइट इलेक्ट्रोड इंडस्ट्री से नहीं आता है, इसके सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जा रहा है। कुछ प्रोजेक्शंस के हिसाब से लगभग 2030 तक दुनिया के नीडल कोक सप्लाई का लगभग 50% बैटरीज में डाइवर्ट हो सकता है। डिमांड का ये नया सोर्स इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक चैलेंज है। इसके कारण एक टियर्ड मार्केट डेवलप हो रहा है, जिसमें जो सस्ता नीडल कोक खरीद सकता है उसे दूसरे प्लेयर्स पे एडवांटेज मिलता है। इंडिया के दोनों इलेक्ट्रोड जायंट्स को ट्रेडिशनली नीडल कोक के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन हाल ही में इंडियन ऑयल ने भी एक नीडल कोक फैसिलिटी खोला है, जिससे इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो सकता है। लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए प्रेशर कोई नई चीज नहीं है। लगभग एक डेकेड पहले इलेक्ट्रोड प्रोड्यूसर्स ऐसे ही एक डार्विनियन इवेंट से डील कर रहे थे। चाइना ने बहुत तेजी से अपना ब्लास्ट फर्नेस कैपेसिटी बढ़ा दिया था। इसके कारण बहुत सारे इलेक्ट्रिक फर्नेसेस के कैपेसिटी का बिजनेस रुक गया। इसके कारण इलेक्ट्रोड्स का ग्लोबल डिमांड भी कम हो गया और इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा शट डाउन हो गया। लेकिन फिर चाइना ने एक ब्लू स्काई वॉर शुरू किया। ये चाइना के स्काईज का पोल्यूशन कम करने का एक कैंपेन था। इसने पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज को बंद कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रोड और स्टील मिल्स इंक्लूडेड थे। कई चाइनीज कंपनीज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस में शिफ्ट करने लगे। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये एक अच्छी बात थी। अचानक इनके कंपटीशन का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया और साथ ही साथ डिमांड भी बहुत बढ़ गई। ग्लोबली स्टील कंपनीज में इलेक्ट्रोड्स के लिए डिमांड बढ़ गई। प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे। एक साल भर के टाइम में प्राइसेस $2,500 पर टन से $15,000 पर टन तक बढ़ गए। जो कंपनीज कम डिमांड को सरवाइव कर पाई थी वो अब प्रॉफिट्स कमा रही थी। जैसे HEG की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 17 में कंपनी को 44 करोड़ रुपीस के लॉसेज हुए, लेकिन साल भर में कंपनी ने 1099 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया, जो फाइनेंशियल ईयर 19 तक ट्रिपल हुआ और 3026 करोड़ रुपीस तक पहुंचा।
ग्राफाइट इंडिया के फाइनेंसेस में भी इंप्रूवमेंट आए थे। 2019 के बाद तक सिचुएशंस नॉर्मल होने लगे, लेकिन इंडस्ट्री तब तक एक स्टेबल पोजीशन तक पहुंच चुकी थी। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हिस्ट्री रिपीट होगी? क्या हम बस एक साइकिल के बॉटम में हैं? एमके का मानना है कि ऐसा हो सकता है। दुनिया भर में पहले से ज्यादा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस बन रहे हैं। जल्द ही 11 करोड़ टन का नया इलेक्ट्रिक स्टील कैपेसिटी ऑनलाइन होने वाला है। ये स्विच बढ़ते रेगुलेटरी प्रेशर का रिस्पॉन्स है, जैसे यूरोप का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या सीबैम। जो कंपनीज पहले ब्लास्ट फर्नेस स्टील यूज करते थे, उन्हें अब यूरोप में स्टील बेचने के लिए एडिशनल कार्बन प्राइस पे करना पड़ता है। मतलब ग्लोबली इलेक्ट्रोड्स का डिमांड बढ़ सकता है। साथ ही साथ कई देश डंपिंग अवॉइड करने के लिए चाइनीज इंपोर्ट से दूर रहना चाहते हैं। जैसे जापान ने चाइना से इलेक्ट्रोड्स के इंपोर्ट्स पे 95.2% का टैक्स लगा दिया है। इससे दूसरे देशों को यह मार्केट कैप्चर करने का मौका मिलता है। आपको क्या लगता है, ग्रेफाइट इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।